हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट और एमडी जश्न रियलिटी के मिस्टर राहुल अग्रवाल। आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट क्राइसिस के ऊपर, एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर और एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट चैलेंजेस के ऊपर, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर टीयर 1 एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन सिटीज विद टीयर 2 सिटीज। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, ma'am. Really pleasure to be here. प्लेजर इज ऑल आवर्स। सर, अभी हम देख रहे हैं कि एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से लोग अब अपना पैसा ना किसी भी नई जगह पे लगाने में कतरा रहे हैं, स्पेशली रियल एस्टेट। अगर हम देखेंगे पिछले कुछ समय में रियल एस्टेट के अंदर एक स्लम्प आया, एक स्लो डाउन आया। डू यू ऑल्सो बिलीव इन दैट? मैम, आई डू एक्सेप्ट दैट बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 साल से रियल एस्टेट में बूम बहुत रहा है एंड चाहे वो एनसीआर की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की या टीयर 1 टीयर 2, हर जगह पे देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन इन द लास्ट 5-6 years एंड इट इज़ इनेविटेबल। मतलब ये होता ही है, रियल एस्टेट एक साइक्लिक बिजनेस है, तो हर 5-6-7 साल के अंदर एक बार ऐसा होता ही है कि थोड़ा स्लो डाउन आता है बिकॉज प्राइजेज हैव गॉन अप, इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड, मेड मनी, री इन्वेस्टेड, तो ये थोड़ा तो है, फ़र्क है। अगर हम टीयर 1 सिटीज की पर्टिकुलरली बात करें तो टीयर 1 के अंदर, जैसे आपने बताया कि पिछले 5-6 साल के अंदर एक बूम आया है, इस बूम का बड़ा कारण क्या था? मैम, बूम का कारण ये था, देखिए क्या होता है कि अगर आप देखेंगे दिस ऑल हैपेंड पोस्ट कोविड 2020-21 के बाद। यू नो, बिफोर दैट 7-8 साल तक, सिंस 2012 टू 2020 इन्वेंट्री सरप्लस थी। यू नो, पहले प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्च हो गए थे एक साथ पे, जो लास्ट बूम साइकिल थी, एंड काफ़ी टाइम तक प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी आती चली गई, तो ये इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। अब 2021 तक क्या हुआ जी मैम, कि एक तो आईटी बूम, इंडिया की इकोनॉमी, अगर आप सेंसेक्स देखेंगे हर जगह पे इनकम सरप्लस होने लगी। एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ ये हुआ कि जो इन्वेंट्री भी अवेलेबल थी, चाहे हम नोएडा की बात करें, हम गुड़गांव की बात करें या किसी भी और बड़े शहर की बात करें, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया इन्वेंट्रीज वर कंज्यूम्ड। तो जो नई डिमांड निकली, जो पेंटअप डिमांड थी कस्टमर्स की, उसने बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट किया कि जो प्राइजेस हर जगह हमने बढ़ते देखे, और उसी का नतीजा है कि आज इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे 2012 से 19 में, मेरे हिसाब से नोएडा मार्केट में साल के 2-4 प्रोजेक्ट भी लॉन्च नहीं होते थे, और अब पिछले 1 साल के अंदर, अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो 400 प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए। तो ये रियल एस्टेट इज़ अ साइक्लिक बिजनेस, हर 7 साल में आप ये साइकिल देखते हैं। अब आप अगले 5-6 साल तक आप बहुत कम प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो लॉन्च हो रहे हैं, और उसके बाद फिर अगेन फिर यही आएगा। तो सब डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक। अगर मैं आपको बोलूँ एक स्टेटमेंट कि अब जैसे कि आपने 2-3 शहरों के नाम बताए, आपने दिल्ली एनसीआर इन पर्टिकुलर की बात करी कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जी ठीक है, मैं चलो उसमें थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा भी इंक्लूड कर देती हूँ, सम पार्ट्स ऑफ हाँ हाँ, ग्रेटर बिल्कुल नोएडा, बिल्कुल। फरीदाबाद एज वेल, हाँ, मतलब एंटायर एनसीआर। एनसीआर ले लीजिए। अब रियल एस्टेट अफोर्डेबल तो बहुत दूर की बात है, मतलब अनइमेजिनेबल हो गया। जी जी। अगर आप किसी भी लैंड की बात करेंगे तो लैंड अब आपके 40-50 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चाहे वो अगर लास्ट एंड कंज्यूमर ही हो, अपने घर बनाने के लिए खरीदना चाहता है, कोई इन्वेस्टर हो, बड़े प्रोजेक्ट के लिए खरीदना चाहता है, अगर कोई सैलरी क्लास है, 1-2 करोड़ में ब्रोकर ही फोन नहीं उठाएगा। एनसीआर में तो नहीं उठाएगा। एनसीआर में 2 करोड़ में वो नहीं कहेगा सर आप, उठाएगा। मैं बताता हूँ सर हाँ, आपको। जी तो ये अफोर्डेबल से बहुत दूर अनइमेजिनेबल सिचुएशन हो गई। डू यू जी। थिंक दैट दिस इज एक्चुअली गुड फॉर एनी सेक्टर? सो मैम, अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट पे ज़रूर इसका इम्पैक्ट है, बिकॉज रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट ही जनरेट करता है। अब आज अगर प्राइजेज आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब गुड़गांव में, नोएडा में 5-6 करोड़ से कम में आज की डेट में एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल सकता आदमी को। कोई भी प्लॉट है 2-3 लाख रुपए गज से कम नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इवन टू दैट एक्सटेंट ऑफ पानीपत एंड सोनीपत, फरीदाबाद, तो वहां पर भी आज की डेट में मैम 1-1.5 लाख रुपए गज से कम कोई प्लॉट नहीं मिलता। आपने बोला कि अच्छे प्रोजेक्ट्स 5-6 करोड़ में मिलेंगे। 2 बेडरूम की आज के टाइम में लॉन्चिंग प्राइस इज 2 करोड़। हाँ बिल्कुल, मतलब और वो भी अगर मैम एक ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा एकदम एक्सट्रीम इधर उधर। हाँ एक्सट्रीम, बिल्कुल। अब आप सोचो, अगर कोई एक न्यूक्लियर फैमिली भी है तो भी मिनिमम 2 बेडरूम की रिक्वायरमेंट तो बेसिक नेसेसिटी है। दिस इज राइट। अब 2 करोड़ में वो लॉन्च हो रहा है, बाय हाँ। द टाइम इट गेट्स कंप्लीटेड वो 2.5-3 करोड़ का हो जाएगा। तो वो तो अफोर्डेबल आज की। उसकी मार्केट
एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है, नहीं करती? ओवर इन्फ्लेटेड नहीं लग रहा आपको मैम ये? थोड़ा सा देखिए ओवर इन्फ्लेटेड हो गया है ज़रूर, बिकॉज पार वैल्यू आई फील के 2.5-3 करोड़ रुपए तक तो काफ़ी लोग हैं जो खरीद लेंगे, बट 4-5 करोड़ का जो रेट हो गया है ना मैम, वो बहुत थोड़ा सा एक्सेस है और ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई यू आर सीइंग दिस स्लो डाउन। अगर ये रेट आज 3 करोड़ के अपार्टमेंट्स ही मिल रहे होते या 2.5 करोड़ के मिल रहे होते तो हम ये स्लो डाउन कभी देखते ही नहीं, बट क्योंकि प्राइजेस बढ़ते चले गए, लैंड प्राइजेस बढ़ते चले गए, एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर आप देखेंगे दिल्ली की एनसीआर मार्केट और बॉम्बे की मार्केट, तो दिल्ली में इन्वेस्टर टू एंड यूजर रेशियो इज 50-50, तो 50% कस्टमर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर होता है दिल्ली में। वेराज अगर हम बॉम्बे मार्केट देखेंगे तो बॉम्बे एमएमआर रीजन के अंदर 20% इज ओनली इन्वेस्टर बेस, 80% इज 80 एंड यूजर। तो वहां पर काफी हद तक प्रोजेक्ट्स के जो प्राइस है ना, वो वहां की मार्केट के अफोर्डेबल रेंज में रहते हैं, जो लोग खरीद पाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 50% आदमी इन्वेस्टर ही आ गए, अब इन्वेस्टर को तो यही सोचना है कि प्रॉफिट बिल्डिंग के हिसाब से, अपने हिसाब उनको तो से 10-20% पैसे डालने हैं कि भाई 20% 25%, एंड उसके बाद उनको उस पर रिटर्न लेना है और उस पर एग्जिट कर जाना है। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा ये जो फैक्टर हम देखते हैं ना, हर बार यही होता है कि एनसीआर की मार्केट में आप देखेंगे हमेशा सबसे ज्यादा बूम आता है और फिर सबसे ज्यादा स्लो डाउन भी सबसे पहले एनसीआर में ही आता है, बिकॉज यहाँ पे जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टर टू एंड यूजर है ना, वो बहुत हाई है। सो दिस इज द रीजन। तो ये बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है? मैम बबल तो नहीं मैं बोलूंगा, बिकॉज अब पहले के मुकाबले आज थोड़ा सा बेनिफिट ये हो गया मैम कि रेरा आ गया जैसे, एंड रेरा की वजह से बहुत रेगुलेटेड हैं डेवलपर्स, फंड का जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो भी बहुत मतलब रेगुलेटेड है बैंक्स के थ्रू सब जगह। सो हम पुराना हाल तो नहीं देखेंगे जो हमने 2008 या 2012 में देखा, बट येस देयर विल बी अ लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट विल कम इन सर्टेन डेवलपर्स। एक अच्छी चीज़ आप देखेंगे वो ये है कि आज की डेट में पहले के मुकाबले बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या पैन इंडिया कंपनी जैसे गोदरेज हो गई, अब ये लोग जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो आपको पता है एल&टी, गोदरेज, इनके प्रोजेक्ट्स चाहे बिके ना बिके बट कंप्लीट जरूर हो जाएंगे। So one of the trust factor है, and you know के background is very strong. So I would say that going forward one of the things, and maybe हमारे लिए भी थोड़ा सा ये negative है बोलना, but investors and customers should focus on developers who have a history of delivery, who have trust that they have built through their deliveries in projects. correct. तो उन पे भरोसा करेंगे तो फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। फर्स्ट टाइम डेवलपर्स और न्यू डेवलपर्स पे थोड़ा सा अभी आज के करंट सिनेरियो में रिस्की है। इनफैक्ट आपने फर्स्ट टाइम डेवलपर्स बोले, हम ऐसे देखते हैं मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिनकी थर्ड जनरेशन अब काम कर रही है, बट स्टिल उनके ऊपर इतने ज़्यादा हिडन ड्यूज होते हैं, इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं, उनका लैंड क्लियर नहीं होता, ओसी रिसीव नहीं होती, सीसी रिसीव नहीं हो रही है, लोग फंसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, केसेस चल रहे हैं, एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी चल रही है, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट एनबीसीसी के पास जा रहा है। हाँ, वो आपने सब देखा है मतलब नोएडा में हर जगह बेसिकली जी। इस चीज से कोई भी एक एंड यूजर कैसे बचे, खुद को कैसे बचाए? मैम देखिए बड़ा सिंपल है, आजकल एक ट्रांसपेरेंसी बहुत हो गई है आफ्टर 2016 जब से रेरा आया है, और हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं ये बोलूँगा कि कोई भी आदमी जो आज की डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं देख रहा, वो लैंड के पेपर्स नहीं चेक कर रहा, वो अप्रूवल्स चेक नहीं कर रहा, वो ये नहीं देख रहा कि प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ अपलोड होती है रेरा के पोर्टल पे और कोई भी चेक कर सकता है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। तो अगर एज एन इन्वेस्टर, एज अ एंड यूजर हम ये चीज़ें नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे कि प्रोजेक्ट किस बैंक से अप्रूव्ड है, क्या एसबीआई से अप्रूव्ड है, एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक और एसबीआई का ड्यू डिलिजेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू डिलिजेंस इन इंडिया। सो अगर इस तरह के बेसिक चेक पॉइंट्स हैं, अगर हम नहीं देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी खुद की गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये सब चीजें आपके लिए अवेलेबल करा दी हैं, एंड रादर देन गेटिंग मोटिवेटेड फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, आई फील रियल एस्टेट में कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है उसको थोड़ा सा लंबा होराइजन भी लेना चाहिए। कि कई बार क्या होता है, बहुत लोग हम गलती वहां कर देते हैं, वहां वो सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा पैसा डाल दो, हम 6 महीने में घुमा देंगे, 1 साल में घुमा देंगे, एग्जिट दे देंगे और उससे प्रॉफिट आ जाएगा। सो आई थिंक रियल एस्टेट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, और वो स्पेशली टुडे सिनेरियो तो इज डेफिनेटली नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। चाहे वो जमीन में लगाएं, प्लॉट में लगाएं, अपार्टमेंट में लगाएं, आई फील वन शुड बी वेरी केयरफुल, one should do their proper due diligence, और उसके basis पे then they should invest for at least 2 to 3 years, if not less.
अगर हम अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बात करें या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो कौन कौन से एरियाज हैं अराउंड दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ा सा इफ वी मूव अहेड जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं और दे एक्चुअली सिटिंग गोल्ड माइंस जो अभी फिलहाल आपको नहीं पता होगा बट आने वाले 5-7 साल में उस एरिया में बिल्डर्स जाएंगे। स्पेसिफिक टू दिल्ली एनसीआर बात करें या फिलहाल दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर तो मैम देखिए अगर हम कोर नोएडा गुड़गांव या इधर बात करेंगे दिल्ली की तो यहाँ पे तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है बट जैसे अगर हम मानेसर की साइड चले जाते हैं गुड़गांव में या हम सोना की तरफ चले जाते हैं गुड़गांव की तरफ थिंकिंग ऑफ लिवेबिलिटी इन माइंड कीपिंग लिवेबिलिटी हाँ नहीं मैम इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग डेवलप्ड। देखिए हो क्या रहा है कि अब वो धूर तो है धूर कि तो जॉब गोअर्स हैं सो डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस डिस्टेंस फ्रॉम लिवेबल मेट्रो लिवेबल थिंग्स लाइक हॉस्पिटल स्कूल्स या मैम ये देखिए इसमें तो क्या हो गया कि कनेक्टिविटी इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है फिर मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो रहा है कहाँ पे मेट्रो लाइन जा रही है कहाँ पे नए एक्सप्रेसवेज या कनेक्टेड रोड्स बन रही हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा एनसीआर की डिस्कशन करते हैं तो अगर आप देखेंगे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है हर किसी को पता है कि जेवर लॉन्च होने वाला है उद्घाटन किसी दिन होगा तो उद्घाटन हो गया बस ऑपरेशनल होना है। हाँ ऑपरेशनल होना है तो अब जेवर के आसपास मैम इट इज देखा जाए तो अगर किसी के पास 3-4-5 साल का होराइजन है वो आज इन्वेस्ट करता है उसको 5 साल में घर मिलता है तो यमुना एक्सप्रेसवे एंड ग्रेटर नोएडा इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज वहां पे आपको पता है श्योर शॉट है कि डेवलपमेंट अगले 5 साल में 10 साल में इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आदमी ये सोचे कि मैं आज वहां घर लेके 2 साल में रह लूं तो उसके लिए तकलीफ है क्योंकि वहाँ वो जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है होटल्स हैं स्कूल्स हैं मॉल्स हैं ये सब बनने में टाइम लगेगा राइट एंड डिस्टेंस बहुत है। अब कोई साउथ दिल्ली काम कर रहा है या कोई अगर सेंट्रल दिल्ली में काम कर रहा है इवन नोएडा में भी काम कर रहा है तो उसके लिए दूर हो जाएगा। तो अगर हम पेरिफेरी की बात करेंगे तो इन ऑल दीज सिटीज चाहे गुड़गांव है चाहे अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो पानीपत सोनीपत हो गया अब यूईआर बन गया यूईआर 2 बन चुका है यूईआर 1 सो आप अगर आपको सोनीपत पहुंचना है पानीपत फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट तो टुडे टेक्स 1 आवर। अब आपको पूरा ओल्ड दिल्ली से कनेक्ट नहीं जाना चादरा वादरा से वहां से नहीं जाना है आप सीधा यूईआर लीजिए आप पहुंच जाएंगे। सो जहां जहां पे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फोकस है आई फील दैट इज वेयर वन शुड इन्वेस्ट विद अ होराइजन ऑफ 3-4-5 years और अगर वो करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि जो हम मल्टीपल देखते हैं 2x 4x 3x तो ये जरूर मिलेगा इन जगहों पे बट उसके लिए पेशेंस चाहिए बिना पेशेंस के नहीं होगा। करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू टियर 2 सिटीज जी अगर हम देखें कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का जो रूम फॉर अप्रिसिएशन रूम फॉर डेवलपमेंट एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो अगर हम देखें तो वी ऑल नो कि टियर 2 सिटीज में ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज ज़्यादा है जी। टियर 2 सिटीज़ की ही अगर बात करें तो कौन कौन सी टियर 2 सिटीज़ हैं जो अभी आपको लगता है कि हाँ आने वाले 10 साल के अंदर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी भी एक रिटेल इन्वेस्टर को दे सकती हैं? मैम देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करें ना तो फर्स्ट थिंग वी शुड लुक एट इज विच आर द कैपिटल सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विच आर नॉट टियर 1 सिटीज़ जैसे वाइजैक आंध्र प्रदेश अहमदाबाद गुजरात हैदराबाद इज अ टियर 1 Pune is though it's a tier 2 but it's Pune is as good as a tier 1 today but वहाँ पे affordability अच्छा चलिए लखनऊ नासिक में भी हाँ नासिक नागपुर कर सकते हैं एंड लखनऊ हो गया मैम कैपिटल सिटी है हम तो काफी प्रोजेक्ट्स करते भी हैं वहाँ पर बट तो टियर 2 के अंदर मैम मेन चीज ये है कि अफोर्डेबिलिटी इज डेफिनेटली देयर टुडे इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज दे आर कैपिटल सिटीज वहाँ पे द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी आर सीइंग रिक्वायर्ड वो है ऑलरेडी मैम बहुत ज्यादा अच्छा है मतलब मैंने रिसेंटली ये सब सिटीज में ट्रैवल अभी किया है एंड वहाँ पे आप बोलिए तो बेस्ट इन क्लास हॉस्पिटल्स हैं बेस्ट इन क्लास मॉल्स आ गए हैं schools हैं emergency services हैं everything is available and then on top of that the connecting infrastructure in terms of highways expressways they are phenomenal डीकंजेस्टेड सिटीज हैं मतलब वहाँ पे दिल्ली की तरह या बॉम्बे की तरह नहीं है नहीं लगेंगे कहीं भी हाँ 1.5 घंटे में तो आप वहाँ पे 2 बार घुमाइए कहीं पे तो इतना इजी ही रहता है प्लस क्या है मैम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है एंड फाइनली इफ यू लुक एट फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इन सिटीज के अंदर आप देखेंगे तो लैंड कॉस्ट बहुत कम है आज भी। तो जो हम 10 साल पहले 15 साल पहले इंडिया दिल्ली में लैंड देखते थे एनसीआर में देखते थे या बॉम्बे के आउटर बॉम्बे में देखते थे कि जी हमारे को 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए एकड़ में लैंड मिल जाएगी वो आज इन सिटीज में इजीली अवेलेबल है
एंड द बेस्ट लोकेशंस यू कैन गेट फॉर 4-5 करोड़ रुपीस पर एकड़। तो वहां पर अगर कोई आज इन्वेस्ट करता है, चाहे वो प्लॉट्स में करे, कोई किसी को आम आदमी को मैम प्लॉट लेना है 200 गज का, तो वहां पे आपको 1 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। अब 1 करोड़ में यहाँ सपना भी नहीं देख सकते। 2 बेडरूम तो ये चीजें का जो मुझे पर्सनली लगता है जी, कि जिस तरीके से देखिए कंट्री ग्रो कर रही है और ये शहर स्पेशली टियर 2 सिटीज ग्रो कर रहे हैं ना, यहाँ पे appreciation and multiplication of money is very easily achievable in the next 3, 4, 5 years also. So that is something that is, at least we as personally also, we as a group also are very bullish on. We are very focused on tier 2 cities because हमें लगता है कि वहाँ पे जो हम returns अपने investors को भी दे सकते हैं plus खुद को भी दे सकते हैं as a business is far more. Because end of the day मैम investor को क्या चाहिए, जो 10 रुपए लगा रहा है उसको 10 रुपए पे देखना कितना पैसा कमाया। अब आप दिल्ली लगाओ या नागपुर लगाओ या पुणे लगाओ, doesn't matter, हमें तो वो रिटर्न चाहिए। तो वो रिटर्न टियर 2 में जरूर है और आज भी है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें, तो अगर हम रेंटल इनकम की नजर से देखें, डू यू थिंक टियर 2 विल स्टिल वर्क फॉर अस? मैम रेंटल इनकम देखिए इन टर्म्स, अब उसमें ना रेंटल में बाइफरकेशन हो जाता है। जैसे अगर हम वेयर हाउसेस की बात करें तो वेयर हाउसेस के अंदर रेंटल इनकम में हाउसेस फ्लैट्स मैम देखिए इजीली रेंट आउट हो जाते हैं। रेंटल इनकम इन टियर 1 एंड टियर 2 सिटी, समबडी इज अ सैलरीड पर्सन, अब वो एक लोन लेके एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एक फ्लैट खरीदा, मानो उसने 2 या 3 बेडरूम, तो वो यही चाहेगा कि मेरा रेंट से थोड़ी ईएमआई का बर्डन कम हो जाए डे 1 से। इफ नॉट डे 1 देन 2-4 महीने में शुरू हो जाए, इजीली हो जाता है। एंड यील्ड इज सेम, जो यील्ड आपकी रेंटल यील्ड यहाँ पर है टियर 1 में, वही रेंटल यील्ड आपको टियर 2 में मिलती है। प्लस आप लोअर बजट में लोन लेके खरीद पाते हैं। तो इट्स एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो आपने पॉइंट रेज किया वो बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज आज यहाँ पे दिल्ली में 5 करोड़ का अपार्टमेंट खरीद के उसके ऊपर लोन पे चढ़ा के आपको रेंटल यील्ड कवर नहीं करेगी आपकी ईएमआई को। बट 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट अगर आप खरीदते हैं, उस पर लोन लेते हैं 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का, तो आपका इजिली रेंट कवर कर देगा मोर और लेस काफी हद तक। तो द पॉइंट दैट यू मेकिंग इज वेरी गुड एंड आई थिंक वो आज की डेट में इजिली एप्लीकेबल है इन टियर 2 सिटीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट कमर्शियल रियल एस्टेट, मैम कमर्शियल में मैं देखो बहुत बुलिश एकदम नहीं हूँ हर सिटी को, बिकॉज हर सिटी के ना टियर 2 के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हैं। जो कमर्शियल देखिए मैम ज़्यादातर वहाँ चलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या बहुत ज़्यादा आईटी हो। इंडिया के अंदर तो स्पेशली ये दिस इज ट्रू, दो ही ट्रेंड्स हैं। तो अब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड्स आर वेरी गुड इन अहमदाबाद, they're very good in Pune, though I know it's as good as a tier 2 now, but they're very good there. Vizag is a very upcoming city. Lucknow is a very upcoming city where now after many years commercial has started picking up. But I would still say that अगर किसी को कमर्शियल फोकस्ड ही पैसा लगाना है तो probably tier 1 is a better bet. Because tier 1 के अंदर मैम क्या है कि you have offices, you have MNCs, you have the populations are much higher, you know, companies have their headquarters based here. So until unless you see that any tier 2 के अंदर government level पे बहुत ऐसा कोई you know incentive है कि companies are coming and businesses are moving there, तभी commercial में लगाना चाहिए. But I am not super bullish on commercial as a rental yield in tier 2 cities. एंड हाउ अबाउट स्पिरिचुअल टूरिज्म? स्पिरिचुअल टूरिज्म के वजह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं, अब उनके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप न्यूज़पेपर में देखोगे, काफी एकदम सुपर एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं वहाँ पे भी आई थिंक, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैम अयोध्या के ऊपर अगर आप देखो पिछले 2 साल में अयोध्या के इतने होर्डिंग्स, इतने एडवर्टाइजमेंट्स, सो मेनी प्रोजेक्ट्स। फिर हमने कोस्टल रीजन में भी देखा है, महाराष्ट्र में, गोवा में एकदम से एक नया बूम सा आने लग गया है, एक वेव आई है। मैम आइए मैम देखिए क्या एक जो ये सेकंड होम कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज समथिंग दैट हैज रियली पिक्ड अप इन द लास्ट फ्यू इयर्स। आपने कुछ नाम लिए, जैसे अगर हम अयोध्या की बात करेंगे तो दैट इज अ सेकंड होम रेजिडेंस फॉर स्पिरिचुअल पीपल, रिलीजियस पीपल। गोवा की बात करें तो इट्स फॉर हॉलीडेज। जैसे हम नॉर्थ में जाएं तो कसौली, शिमला, यहाँ भी बहुत प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए हैं, सेकंड होम विलास, पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग। बट आई थिंक दैट इज अ मैम ये क्या है, ये थोड़ा सा मोमेंटरी वो था कि भाई बुल मार्केट के अंदर जहाँ मार्केट बहुत बुलिश है, इन्वेस्टर्स पैसा कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, सो दीज थिंग्स हैव वर्कड, बट इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट। देखिए किसी के को भी जिसके मैम दूसरे घर के बारे में तो वो सोचेगा ना जिसके पास पहला घर है और आराम से बैठा है, उस पर ईएमआई नहीं पे कर रहा। तो जो सेकंड हाउस है इट्स अ लग्जरी कॉन्सेप्ट। आई डोंट थिंक कि
बहुत ज़्यादा उसका बूम आने वाला है, या आगे चल के भी हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे उसके अंदर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टुडे इन इंडिया इज स्टिल लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट हाउस। करेक्ट। तो सेकंड तो तभी होगा जब अगर वापस हम 7 साल बाद बूम साइकिल देखेंगे, तब आप एकदम देखेंगे दोबारा ये सेकेंडरी होम्स जो हैं वो वापस आने लगेंगे। तो अगर किसी को सेकंड होम नहीं बनाना है, अगर किसी को वहाँ पे अपना कुछ छोटा बिजनेस सेटअप करना है, जैसे हमने देखा है कि लोग अब एक फ्लैट लेते हैं, उसको प्रोबेबली एयरबीएनबी पे डाल देते हैं, दे स्टार्ट अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। माउंटेन्स में होता है, राजस्थान में होता है, और अब ये स्पिरिचुअल टूरिज्म वाली जगह पर भी होना शुरू हो गया है। पीपल मेक गेस्ट हाउसेस फ्रॉम देयर ओन अपार्टमेंट्स और हाउसेस। हाँ, तो मैम दैट इज दैट अ गुड कॉन्सेप्ट? आई थिंक सो, बिकॉज मैम जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, जहाँ पे फुटफॉल है टूरिज्म का, वहाँ पे इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टुडे, बिकॉज व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ डेवलपर्स अब क्या करने लगे हैं कि जी वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएंगे एंड दे मेक इट लाइक अ स्वीट्स। वो ना तो होटल है ना कमर्शियल है, एंड उसके अंदर वो लोग टाइप कर लेते हैं होटल चेन्स के साथ। अयोध्या में बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफैक्ट अयोध्या में आई नो एटलीस्ट 3-4 buildings that are getting made right now, जहाँ पे होटल चेन्स के साथ हो गया है, एंड देन इट्स अ रेवेन्यू शेयर मॉडल। सो जितना वो यूज होगा उतना आपको एज अ फ्लैट ओनर, एज अ यूनिट ओनर, आपको उतना रेंटल या रेवेन्यू भी आता रहेगा। सो इट्स वेरी रिस्क फ्री एंड विन विन फॉर एवरीबडी। इट्स अ गुड मॉडल. I think even in Goa you see a lot of Airbnb model happening, in southern states also. So I think that is something which people can look at if they're looking for a secondary revenue stream, you know, कि अपनी passive income है. yes. और अगर surplus पैसा है तो why not कर सकते हैं. एंड मैम प्रॉपर्टी तो देखिए अप्रिशिएट करती है. दिस इज रियल एस्टेट इज समथिंग दैट नो मैटर व्हाट, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग विद प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं. So it's a scarce commodity. So if somebody has surplus money, then I would say, you know, definitely if these tourism is on boom. If you see after COVID, India के hotels के rates अगर आप देखेंगे, so they have gone up 2x, 3x, and the new number of hotels that are opening in India is phenomenal. You know, so yes, this is something definitely investors should look at. If you can name 3-4 states that are still we can call underdog states, underperformed states, not cities, states. Ma'am, ek to I would say Andhra, because of ma'am what is happening with the shift to Vizag, and you know, if you see the kind of stuff which is happening in that one state, I feel very excited about it, because you know, data centers, IT companies, and you know, MNCs, and Mr. Chandrababu Naidu, he has an and the cost of living has also gone up. Yeah. तो उनका मुझे लगता है कि आंध्रा as a state, I feel Vizag is one city we will see, you know, having a lot of growth. Again, secondly, ma'am, I am very bullish on UP, to be very honest with you, because हम थोड़ा काम करते हैं वहाँ, but genuinely वहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह की मैम वहाँ पे, UP also has employability issue. मैम कुछ सिटीज के अलावा आपको जॉब सीकर्स, जॉब गोअर्स, कंपनीज नहीं मिलेंगी. मैम देखिए, यू आर एक्चुअली फेयरली राइट, बट हो क्या रहा है मैम, अगर मैंने ये यूपी पे काम करने के बाद ही देखा कि यूपी में ना मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है. अगर आप देखेंगे जैसे भदोही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कारपेट्स बनते हैं. मुरादाबाद है, सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडिया का वहाँ से एक्सपोर्ट होता है. वहाँ पे अगर आप एग्जांपल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसकी अगर आप एक फेयर वैल्यू भी लगाओ कि आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट विद बेसिक अमेनिटीज, फेयर अमेनिटीज, आपको आज भी 1 करोड़ में मिल जाएगा. करेक्ट है. तो वहाँ पे 1 करोड़ देने वाले कैपेसिटी वाले लोग कहाँ मिलेंगे? यंग जनरेशन कहाँ मिलेगी? मैम वहाँ पे ना ऐसा मुझे भी लगता था, बट वहाँ पे क्या हो गया मैम कि देखिए, हम ना हमारे सबसे बड़ी हमारी लिए एडवांटेज बीइंग इन इंडिया एंड इंडियन इज के वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, है ना. तो आज मुरादाबाद की बात करें या लखनऊ की बात करें या गोरखपुर की बात करें, मैम हर सिटी में 30, 40, 50 लाख तो मिनिमम आदमी रहता है. करेक्ट है ना. मतलब होता ही है, इतना मिल ही जाएगा आपको. अब उसमें क्या है मिनिमम, अब उसके अंदर मैम क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो वहां नहीं रह रहे, बट वो लोग एनसीआर में काम कर रहे हैं. अच्छा, हाँ. वो बैंगलोर में काम कर रहे हैं, वो हैदराबाद में काम कर रहे हैं. अब उन लोगों का मैम इवेंचुअली पेरेंट्स तो वहीं रहते हैं. तो हमने क्या देखा है कि 40-50% of those people, they're actually buying a home in their hometown.
बिकॉज उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स एक कम्युनिटी में रह एक लें, सेफ्टी हो गई। सेफ्टी हो गई, उनके बच्चे कहीं पढ़ने गए होंगे तो उनके लिए घर ले लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत ऐसा आदमी है जो बाहर काम कर रहा है इन टियर 1 सिटी, बट ही इज नॉट लिविंग परमानेंटली और शिफ्टेड परमानेंटली इन टियर 1। वहाँ रेंटल पे है और खुद के होम टाउन में ओनर है। हाँ, और ये ट्रेंड हमने बहुत ज्यादा देखा है। हमने मैम देखा है इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंड कि जो लोग यूएस रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, वो लोग भी आज टियर 2 में जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं। तो वो सोचते हैं हम रिटायरमेंट के बाद आएंगे या अच्छा पैसा दूसरी कंट्रीज में कमा रहे, सोचे यहाँ लगाओ, यहाँ इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिलेगी। जैसे हम अभी टियर 1 टियर 2 कंपेयर कर रहे थे, वो अपनी कंट्री को इंडिया से कंपेयर करते हैं। फिर उनको कंफर्ट आता है कि यार मैं बरेली से रहने वाला हूँ, चलो मैं बरेली के पास खरीद लेता हूँ, बड़ी सिटी कुछ में। नहीं तो ओल्ड एज के लिए काम आ जाएगा, किसी के लिए आ जाएगा, सिस्टर के लिए आ जाएगा, बच्चों के लिए आ जाएगा, अपनी रिटायरमेंट हाँ अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो बहुत, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्योरली करते हैं बहुत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं मैम, वहां पे क्या रिटर्न है रियल एस्टेट में? कोई रिटर्न नहीं आती, तो वो इंडिया में पैसा हर साल भेजते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डायनेमिक है। अगर हम छोटे शहरों की बात करेंगे ना, कि वहाँ का मे बी वहाँ का खुद का इन्वेस्टर 30-40% ही होगा, बट 50-60% इन्वेस्टर वहाँ का वो है जो वहाँ नहीं रहता, किसी और शहर में काम कर रहा है, बड़े शहर में, और उसका इनकम अच्छी है, वहाँ खर्चे कम है, तो वहाँ पैसे डालते हैं। तो ये बहुत देखा है। इट्स अ वेरी यूनिक ट्रेंड। आई मीन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड जब हमने देखा कि वी हैड इन्वेस्टर्स फ्रॉम मोर देन 28 कंट्रीज, जो इंडियंस हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, कोई 5 साल से 10 साल से, बट वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने शहर में। कोई ऐसा और ट्रेंड जो आपने पिछले कुछ सालों में इमर्ज होता हुआ देखा है, या जिसकी मतलब हाँ, से भी शुरुआत ही हुई है? मैम मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा है हमने, कि जैसे हर आदमी, मैम हम क्या सोचते हैं कि लोगों को दे ऑलवेज वांट टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल, देयर लिविंग, देयर सिटी। आदमी सोचता है मैं बाहर हूँ, मैं बड़े शहर में जाके रहूँ, वहाँ काम करूँ। सो यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि पीपल वांट टू मूव बैक। हमने ये चीज देखी है मैम कि लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम दैट रीजन एंड एरिया, they are very happy and willing to move back to their town, to their city, or at least to their state, कि भाई आसपास 50-100 किलोमीटर के ड्राइविंग डिस्टेंस में हैं, तो हम वहाँ आ जाए। क्योंकि ये मैंने मैम ट्रेंड देखा है, और बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि देखिए आजकल इतना अवेयरनेस हो गया है कि अच्छे टैलेंट की मैम कदर हर जगह है। तो आप उनको सैलरी तो उतनी मिल जाती है, खर्चा उनका कम है, हेडेक उनके कम है, परिवार के साथ आ गए, फैमिली के आसपास आ गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एज गुड इफ नॉट लेस, क्योंकि ऐसा कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, ऐसा कोई होम थिएटर नहीं, मूवी थिएटर नहीं है, या स्कूल नहीं है, या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जो उनको छोटे आजकल टियर 2 में नहीं मिल रही है। सो वी सॉ दिस, वी हैव मोर देन 100 पीपल हु वर्क फॉर अस इन लखनऊ, एंड वी सॉ दिस चेंज दैट पीपल फ्रॉम बिग MNCs like Godrej, L&T, we have so many people who've actually moved from Bangalore, from Bombay, from Delhi, and they've come very happily living in Lucknow now. तो ये ट्रेंड मैंने, आई वाज वेरी सरप्राइज, बिकॉज हमें लगता था यार अच्छा टैलेंट कैसे मिलेगा हमारे को, अच्छे लोग कैसे मिलेंगे, काम टीम तो आपको अच्छी चाहिए ना, काम कोई भी करना है तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड था। एंड दूसरा जो हमने अपने कस्टमर बेस में हमने पूल देखा कि भाई बहुत लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं या बॉम्बे में काम कर रहे हैं, हैदराबाद कर रहे हैं, और वो सब वापस पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेंड। सो दीज थिंग्स वी हैव सीन, एंड आई थिंक दैट्स ओनली सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट कि टियर 2 के अंदर जो है, एंड टियर 3 में भी, मतलब इंडिया के जो सेकंड इंडिया और जो थर्ड इंडिया है, वो भी अपने आप में अट्रैक्टिव है। अगर आप कुछ नाम बताना चाहो जिसमें अब टियर 3 सिटीज जहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रही है। मैम टियर 3 में जैसे गोरखपुर हो गया, अब वो गोरखपुर है, मुरादाबाद है, नासिक है, नागपुर है। नागपुर इज अ सेमी टियर 2 टियर 3 सिटी, वो हो गया आपका। कोयम्बटूर हो गया चेन्नई के पास, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। So there are cities all over India, if you think about it, जहाँ पे सूरत is a very good example where a lot of development is happening, and टियर 2 ही बोलेंगे वैसे सीरत को, मैं कहीं कोई नाराज हो जाए मेरे से इस बात पे, बट द पॉइंट इज के ऑल दी सिटीज ना मैम, जितने भी ये हैं, ये अपने आप में शहर मैम छोटे नहीं हैं। हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं होती 20-30 लाख 50 लाख, यहाँ हमारे टियर 2 में 50 लाख 1 करोड़ मिल जाते हैं। टियर 3 के अंदर 20 से 30-40 लाख तक पॉपुलेशन है शहरों की। सो दीज आर, आगरा इज अ गुड सिटी फॉर दैट एग्जांपल, टूरिज्म भी है, दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी भी है। अब आप वृंदावन देखिए, एग्जैक्टली इट्स अ टियर 3 सिटी, बट वृंदावन के अंदर टुडे रेट्स आर एज मच एज दे आर इन दिल्ली
1 लाख रुपए से कम इतना मिलता नहीं अच्छा है। डेवलप हो गया दैट यू कैन डू अप एंड डाउन मैम फ्रॉम रिलीजियस योर ऑफिस टूरिज्म भी एवरी मिल डे। रहा है उनको, दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी भी मिल रही है, सेकंड होम एडवांटेज भी मिल रहा है, करेक्ट कनेक्टिविटी भी मिल रही है, करेक्ट तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। देहरादून देखिए, देहरादून इज अ वंडरफुल एग्जांपल। मुझे Correct, किसी ने correct. बताया एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। अब तो और रेट बढ़ जाएंगे, 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, हाँ बट करेक्ट उससे पहले जब 5-6 घंटे में पहुंचते थे तब भी रेट वहां पे 10 से 15 हजार रुपए स्क्वायर फुट हो गया देहरादून में। which is equivalent to मैम नोएडा नोएडा या ग्रेटर नोएडा में तो रेट है ही है। तो आज देहरादून में भी अगर ये रेट है तो कहीं ना कहीं कोई रीजन है ही ना मैम, डेवलपमेंट हो ही रही है या वहाँ पे भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं, वो सिटी भी अपने आप में ग्रो कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है लोगों को। सो दिस इज द थिंग, तो है मैम हर जगह। अच्छा, लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन होता है, एक मिथ होता है कि चलो ठीक है, रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे एग्जांपल रियल एस्टेट एक मार्केट अभी बूम पर आ गई तो अब रेट गिरेंगे। तो रेट गिरने का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या, ये रियल होता है या फिर उससे स्लो डाउन कहते हैं? स्लो डाउन मतलब बिक्री उतनी नहीं हो रही बट देखो रेट तो नहीं गिरते। मैम देखिए रेट तो नहीं या आमतौर पे गिरते, लोग ऐसे बात करते हैं ना, अब तो देखो अब तो फ्लैटों के रेट नहीं बढ़ेंगे, घरों के रेट नहीं बढ़ेंगे, बहुत बढ़ गए। दिस इज अ लेमैन लैंग्वेज। मैम दोनों चीजें है, देखो रेट ना बढ़ना और रेट गिरना, तो रेट नहीं भरेंगे टू एन एक्सटेंट, आई एग्री विद इट, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। हमने पिछले 3-4 साल 5 साल में हमने बहुत रेट बढ़ते हुए देखे हैं। तो अब बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है अगर पहले साल का 10 से 12-15% बढ़ रहा था तो अब शायद 3-4-5% जो एक इन्फ्लेशनरी रेट है वो बढ़ेगा, वो मिनिमली होता है। बट अगर हम बोले रेट गिरेंगे तो रेट गिरने का मैम कोई सवाल नहीं पैदा होता, बिकॉज देखिए कोई भी आदमी कोई रेट रखता है तो मैम उसका एक रीजन होता है कि उसने जमीन खरीदी, उसने उस पर कुछ उसने एमिनिटीज बनाई, उसने प्रोजेक्ट का डिजाइन कॉन्सेप्ट किया, उसमें उसका खर्चा वो फिक्स कर लेता है, फिर मार्केटिंग का खर्चा है, आपकी टीम का खर्चा है, तो मार्जिन मैम ज्यादा उतना ही होता है सबका। मैं आपको सब बताऊं तो रेट गिरने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता अंटिल कोई बहुत ही मतलब स्ट्रेस में कंपनी आ जाए और वो कुछ अगर कर दे, इस तरह की स्कीम भी निकाल दे तो बात अलग है, बट रेट्स तो नहीं गिरेंगे, वो मुझे सच में नहीं दिखता कहीं पे भी। बट येस रेट जहाँ तक एप्रिसिएशन की बात है उसमें ज़रूर लगता है कि 5-6% एनुअली, इससे ज़्यादा अभी अगले 2-3 साल हम लोग एप्रिसिएशन नहीं एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी, वो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे अपने इन्वेस्ट करके फंस गए। अब प्रोजेक्ट डिलीवर भी नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट बिल्डर के ऊपर, ग्रुप के ऊपर कोई ड्यूज थे, गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं थी, कुछ भी था, अब वो कोर्ट में लड़ाई चल रही है। ऐसे लोग बेचारे क्या करें? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ट्रस्ट में। आप देखते भी होंगे, न्यूज में आता होगा। हाँ, आता तो है बट देखिए मैम मेरा पर्सनल मतलब गाइडेंस है फॉर सम इन्वेस्टर। देखिए मैम पहला तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है रेरा, बिकॉज आज ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखेंगे तो रेरा बॉडीज आर वेरी वेरी एक्टिव एंड दे आर टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव एक्शंस। वो बहुत ज़्यादा मैम कहते हैं ना नकेल कस के रखते हैं डेवलपर्स की। सारी हमारी कंप्लायंसेस हैं या हमारी टाइमली रिपोर्ट सबमिशंस हैं, तो अगर कोई भी ग्रीवेंस है तो आई थिंक अगर डेवलपर एंड पे रिजॉल्व नहीं हो रहा तो रेरा आई थिंक इज वेरी इक्विप्ड टुडे, दे आर टेकिंग एक्शंस, इम्पोजिंग पेनल्टीज, दे आर पुटिंग फाइन्स ऑन डेवलपर्स। तो वहाँ तो एक मीडियम फोरम देखिए है ही है, जो मुझे लगता है कि जहाँ पे कस्टमर जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा मैम, जितने भी हम ये केसेस हमने देखे हैं ना, ये हमने सब मोस्टली वो देखे हैं मैम जो प्रोजेक्ट्स प्री रेरा थे। अगर हम पिछले 5-6 साल के प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आपको बहुत कम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैम जहाँ इस तरह की कंप्लेंट्स चल रही हैं। रियल एस्टेट का नाम थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया है, मैं आपको सच बात बताऊँ, बट इतना है नहीं। मतलब इंटेंट वाइज इफ यू सी द करंट जेंट्री ऑफ डेवलपर्स, तो दे आर वेरी प्रोफेशनल, और स्पेशली जितने भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे ना, दे आर वेरी प्रोफेशनली रन। देखिए मैम हर इंडस्ट्री में हर कोई एक जैसा नहीं होता, हमारी सारी उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, तो यू विल ऑलवेज हैव 1 or 2 बैड एप्पल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एंड वी एक्चुअली डोंट हियर के कस्टमर ग्रीवेंसेस पोस्ट रेरा एंड स्पेशली इन द लास्ट 5-6 years बहुत ज़्यादा हों। ये जितनी भी चलती आ रही है ना मैम प्रॉब्लम है, ये पहले के टाइम की है जब कोई रेगुलेशन नहीं था। Correct. तो वही अब बेचारे अभी तक कैरी ऑन कर रहे हैं और वही बेचारे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बट अगर आप लास्ट फ्यू ईयर्स का देखेंगे तो इतना इशू है नहीं रियल एस्टेट के अंदर। आप बार बार 2-4 नाम की बात कर रहे हो, मतलब अगर कोई बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये एकदम क्लीन शिट ग्रुप्स हैं एंड यहाँ पे तो आप आंख बंद करके अपने पैसे इन्वेस्ट कर ही सकते हो, चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो, चाहे वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए हो, इफ यू वुड लाइक टू नेम मैम जैसे देखिए अब डीएलएफ है, प्रेस्टीज है,
गोदरेज है, L&T है, नाउ दीज आर मल्टी 100,000 करोड़ कंपनीज। तो इनके साथ और इनका डिलीवरी वो भी देखिए ना, रिकॉर्ड कितना अच्छा है। अब प्रेस्टीज ने गाजियाबाद में रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आप आदमी आंख बंद करके कर सकता है, उनको पता है कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। शोभा डेवलपर है दुबई में, वन ऑफ द लार्जेस्ट, साउथ इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर्स, वो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। मैक्स है जो हॉस्पिटल्स बनाते हैं। सो दीज आर नॉट कंपनीज मैम जिसमें आदमी को एटलीस्ट ये इनसिक्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा पैसा फंस जाएगा। करेक्ट। I'll be very honest with you. So, because they come from a certain pedigree, certain historical background, फाइनेंशियल वेलबींग है इन कंपनीज के पीछे, बैकिंग है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये तो एटलीस्ट इस तरह के जो नाम है, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही सेफ बेट है, जिसमें कभी भी आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और हमने ट्रेंड देखा है कि अब टियर 2 सिटीज में भी काफी अच्छे लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए। सो हम पहले कहते थे कि लग्जरी मार्केट और लग्जरी कंजम्पशन और एस्पिरेशनल मार्केट जो है वो टियर 1 में है। नो, अब वो टियर 2 में भी डेवलप हो रही है, प्रोजेक्ट्स उस तरह के आ रहे हैं। करेक्ट, यू राइट मैम, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो टियर 2 की बात करें तो मैम वहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली कि वहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम है ना, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू टियर 1। हमारे मैम थोड़ा सा एनसीआर में या हम टियर 1 में बात करें ना, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, शोषा थोड़ा सा हो जाता है। बट टियर 2 में मैम लोगों के खर्चे तो थे नहीं। बिजनेसेस हैं, पुराने पैसे वाले लोग हैं, उनको पैसा खर्च करना नहीं आता था, तो पैसा बहुत ज़्यादा है, सैलरीड कम है एंड बिजनेस क्लास भी ज्यादा है। बिजनेस क्लास भी बहुत ज्यादा है। हर तरह के लोग हैं, फार्मर्स हैं, पुराने जमींदार हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सबके पास पैसा जो है ना, जो मैम जो सेविंग्स हैं उनकी, दे आर मच हायर कंपेयर टू द सेम क्लास ऑफ पीपल इन टियर 1। सो उनके पास मैम आज, अब नाउ बिकॉज वी आर सीइंग के एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। देखिए आज हर आदमी बाहर ट्रैवल करने लगा है इंडिया से, हर आदमी फ्लाइट्स लेने लगा है, इंक्रीज हो रही है, एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर जो एक वो लग्जरी को लेके एक एस्पिरेशन है, चाहत है, वो बहुत बढ़ गई है। तो इसीलिए उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं मैम कि मतलब छोटे शहरों में भी अब ऐसा नहीं है कि वहाँ सस्ते अपार्टमेंट नहीं मिलते, बट वहाँ पे भी 5-5, 6-6 करोड़ के अपार्टमेंट्स बिकने लगे हैं, 10-10 करोड़ के, 15-15 करोड़ के विलास बिकने लगे हैं, है ना। तो ये चीज़ अब बहुत कॉमन हो गई है इन टियर 2 ऑल्सो। तो लग्जरी इज डेफिनेटली समथिंग कि वहाँ पे अब ज़्यादा पिक करेगी। अगेन वाई, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी तक उस एस्पिरेशन पे हैं बट शिफ्ट नहीं हुए। तो जब वो देखते हैं कि अरे मेरे साथ वाले ने यार देखो इतना अच्छा घर बना लिया, या उसने देखो इतना लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया, तो दैट ट्रिगर ना वो मैम सबके लिए है वहाँ पर, क्योंकि एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। अच्छा, छोटे शहरों में कम्युनिटी एंड कल्चर इज कम्युनिटी लिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कि साथ में बैठना आज भी है, साथ में खाना जाना घूमना। तो जब वो देखते हैं कि यार हमारे साथ वाले ने किसी ने ले लिया, तो एक साथ 4-5 खरीदेंगे। तो वो चीज़ आज भी टियर 2 में एप्लीकेबल है। एंड आई फील दैट लग्जरी इन टियर 2 इज वेरी, आई एम पर्सनली वेरी बुलिश अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों के पास पैसा बहुत है, अब बस उनको खर्च सही से खर्च कराने की, मतलब वो ईएमआई वाले नहीं है, ईएमआई वाले भी नहीं है, वो डाउन पेमेंट वाले हैं। करेक्ट या तो वो है। तो जैसे मैम क्या है, मैं आपको बताऊँ, हम बहुत बुलिश हैं लग्जरी को लेके, और इसी रीजन से मैम अभी हम एक नया प्रोजेक्ट जैसे लेके आ रहे हैं लखनऊ में, उसमें द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ अपार्टमेंट्स इज 5 करोड़ एंड गोज अप टू 20 करोड़। और अपने आप में बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, उसमें पॉन्ड्स हैं, उसमें बोलिंग एले है, स्पा है, मतलब 8 तरह वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एंड उसके अंदर हमें ये कॉन्फिडेंस है कि वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करेंगे और जल्दी लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसी बात से स्टेम होता है मैम, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड मनी इज देयर, बट ऑप्शन नहीं है। तो अगर आज कोई भी ऑप्शन लेके आता है, मार्केट ओपन होगी तो वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगी। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड कि अभी हम देख रहे हैं कि वॉर की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, सीमेंट प्राइसेस, पेंट प्राइसेस, स्टील प्राइसेस, अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल थिंग्स आर गोइंग अप, एंड ये किसी के हाथ में नहीं है। ऑयल प्राइसेस, डू यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर आने वाले 2-1 साल में, 2 साल में दिखने को मिलेगा? मैम देखिए, अगर 1-2 साल, क्योंकि बेसिक अमेनिटीज वाली चीजें बढ़ रही हैं, पेंट, स्टील, बहुत सीमेंट। सो मैम हमने अभी देखा है कि जैसे स्टील के प्राइस पिछले 4 महीने में 20 to 30% बढ़े, एल्यूमिनियम 30 to 40%, ग्लास 20 to 30%, कॉपर वायर्स 20-25%, वाटर प्रूफिंग 40%। अगर हम ये बेसिक भी एलिमेंट्स देख रहे हैं मैम, और तो बहुत चीज़ें हैं जिनके रेट बढ़ गए हैं, तो इसी का इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर एनीथिंग बिटवीन 5 to 8% आ गया है। ठीक है जी।
तो अभी तक तो हम लोगों ने मैम डिसाइड किया कि जैसे हम अपना एग्जांपल ही दे सकते हैं कि हमने डिसाइड किया कि वी विल नॉट पास दिस कॉस्ट टू द कस्टमर, चलो इंटरिम कॉस्ट है, ये थोड़ा टाइम के लिए एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट अगर मैम ये सस्टेन कर गए प्राइजेस तो डेफिनेटली मैम ये चीज़ होने वाली है कि रियल एस्टेट के प्राइजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे मजबूरन, या लॉट ऑफ डेवलपर्स विल हैव टू पास द कॉस्ट ऑन टू द कस्टमर्स, क्योंकि मैम है तो किसी के भी हाथ में नहीं। अब हमारे भी जितने वेंडर्स हैं उन्होंने फोर्स मेजर क्लॉज बोल दिया कि जी इस रीजन से हमें बढ़ाने पड़े, और हमारे पास जेन्युइन है एंड दे बिलिंग अस 5, 10, 20, 25% एक्स्ट्रा ऑन थिंग्स विच वी हैड परचेज लॉन्ग बैक। हमारा पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है बट हमें 20% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आज उसके लिए। तो ये 1-2 महीने तक मैम चला तो हम लोग इसको बेयर कर लेंगे और बाकी भी शायद कर लेंगे, बट अगर ये सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली मैम दिस इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम, बिकॉज या तो हमें कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी या फिर ओवरऑल रियल एस्टेट में प्राइजेस बढ़ेंगे, और प्राइजेस बढ़ने का अभी पर्टिकुलरली टाइम है नहीं, क्योंकि जैसे हमने बहुत डिस्कशन किया कि पिछले 5-6 साल में प्राइस बढ़ चुके हैं। तो अब ये एक डेफिनेटली एक कंसर्निंग फैक्टर है कि इफ दिस सस्टेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन डेफिनेटली मैम प्रॉब्लम थोड़ा होना चाहिए, हो सकता है yeah. मतलब किसी ना किसी रूप में कस्टमर के ऊपर मार पड़ सकती है। मैम पड़ जाएगी, बिकॉज देखिए अगर डेवलपर की कॉस्ट ही 10% बढ़ जाएगी तो वो प्रॉफिट का मार्जिन ही खत्म हो गया। वो तो मैम जाएगा बनाना भी तो है। करेक्ट तो कहाँ से लाओगे? एंड अवेलेबिलिटी भी अभी फिलहाल स्टेक पे है। हाँ मैम एक चीज बताइए, ये तो फिर बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी ना कि पीछे वेंडर सब लोग अपना पास ऑन करके बढ़ा दें, बट हमें अलाउड ना हो। अवेलेबिलिटी भी तो स्केर्स है। करेक्ट। तो वो ही है मैम। तो ये तो अगर ये मैम होपफुली देखिए कि लगे तो हुए हैं लोग, अगर ये सेटल हो जाता है तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बट अगर ये चलती रही तो फिर इसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इश्यूज होंगे ही होंगे जी। वेल थैंक यू सो मच राहुल, हमने आई थिंक बहुत सारे एलिमेंट्स पे बात की, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स पे, मार्केट्स पे बात करी, एक्सप्लोर किया सारा, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को और हमारे जितने भी रियल एस्टेट क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो बडिंग होम ओनर्स हैं, उन सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर मिली होगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू।